नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में फिर मंडरा रहे तूफान के खतरे से। मौसम विभाग ने तूफान और बारिश को लेकर डरा देने वाली चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने चेतावनी जारी कर कहा है कि राजस्थान समेत पूरे देश में 5 से 7 मई के बीच कभी भी भयंकर तूफान और तेज बारिश आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा देश के पूर्वी इलाकों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में और केरल में धूल भरी तेज आंधी और तेज बारिश होने की आशंका है। आपको बता दें कि बिजली गिरने और तूफान के चलते देश में अब तक 124 लोगों की मौत हो गई है। राज्य से आई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 35, यूपी में 73, उत्तराखंड में 6, तेलंगाना में 8 और पंजाब में 2 लोगों की मौत हुई है। विभाग द्वारा हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है, उस हिसाब से बाड़मेर में ऐसा वातावरण ड्राई रहेगा, यही सूचना अपने पास है। आगे के 3-4 दिनों में कुछ एक आध दिन में बादल रहने की संभावना बताई गई है। सूचना जो इमरजेंसी टाइप वाली सूचना या चक्रवात वाली सूचना जो है अपने ज़िले से संबंधित, उसमें कोई अलर्ट नहीं है ऐसा, बट फिर भी एहतियातन के तौर पे सभी एसडीओज को और अन्य विभागों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बुधवार की रात आए भयंकर तूफान में प्रदेश के 35 लोगों की जान चली गई थी, जिनके शोक संतप्त परिवार से आज सीएम राज्य ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर और धौलपुर जिले के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम का पहला पड़ाव भरतपुर का जनुथर गांव रहा, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही राजे ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का चेक भी सौंपा। प्रशासन को ये निर्देश दिए कि जहां भी मकान टूटे उसका सर्वे किया जाए और जो नुकसान हुआ उसका वास्तविक आकलन करके और उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाए, और जो मरीज भर्ती थे उनका निःशुल्क इलाज हो। और एसएमएस हॉस्पिटल में 10 लोग यहाँ तीनों जिलों से रेफर हुए, उनका भी निःशुल्क इलाज हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। 19 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर भरतपुर जिले में और 6 लोगों की डेथ हुई है धौलपुर में, और सबको जैसे नॉर्म्स के अनुसार 4 लाख रुपए की सहायता सीआरएफ नॉर्म्स में है उसके अनुसार दी जा रही है, और घायलों को हर संभव सहायता, मुफ्त इलाज और जो भी सीआरएफ नॉर्म के अनुसार सहायता दे रहे हैं। सीएम राजे ने रोते बिलखते परिवारों के आंसू पोंछे, हिम्मत भी दी और दुख की घड़ी में पूरी मदद का भरोसा भी। भरतपुर के बाद सीएम का दूसरा पड़ाव धौलपुर का लेबड़ापुरा गांव रहा। यहां पर भी राजे ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके घाव पर मरहम लगाने का काम किया और आर्थिक मदद दी। साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री योजना, एनएफएसए और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ देने का भी वायदा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिवार को दरियादिली दिखाते हुए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो पीड़ितों के साथ मुख्यमंत्री ने तो यहां पर मुलाकात की और साथ ही शोक संतप्त परिवारों को यहां पर सांत्वना जरूर दी गई, लेकिन आने वाले 2 दिन में मौसम के हाल खराब हो सकते हैं, उसके चलते क्या कुछ प्रबंधन है, रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अगर बात की जाए आने वाले 2 दिन प्रदेश पर भारी पड़ सकते हैं, ऐसे में आपदा प्रबंधन द्वारा क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर रखे हैं कि अंधड़ के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि और नुकसान के बचने के लिए जो भी इंतजामात किए जाने हैं वो किए जाएं। इस प्रकार का अलर्ट जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी ऐसा अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन मौसम जो है वो खराब हो सकता है, अंधड़ और बारिश हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन का मौसम जो है वो जिस प्रकार की अंधड़ बुधवार रात को देखने को मिला था उस प्रकार का नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 7 और 8 मई को फिर से प्रदेश में अंधड़ और बारिश आ सकती है। इस प्रकार का मौसम विभाग का कहना है कि
अभी जो जिस प्रकार से तापमान में गिरावट हुई है और अगले 2 दिन इस प्रकार के मौसम रहने के आसार हैं कि अंधड़ नहीं चलेगी बल्कि बादलों की आवाजाही हो सकती है, कुछ इलाकों में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, साथ में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 7 और 8 मई को फिर से कह सकते हैं कि आफत का जो दौर देखने को मिला था उस प्रकार का मौसम फिर से बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि चूंकि राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी, टेम्परेचर 46 और 47 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और ऐसे में पूर्वी राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी जो थी उन दोनों का जो मिक्सअप हुआ उसके कारण से इस प्रकार के मौसम में बदलाव हुए थे और इस प्रकार की आंधी और अंधड़ का दौर देखने को मिला था। मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि अगले 2 दिन अलर्ट जरूर जारी किया है मौसम विभाग ने, लेकिन इस प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन 7 और 8 को फिर से इस प्रकार का अंधड़ देखने को मिल सकता है। जी सौरभ, क्योंकि राजस्थान में भी 35 लोगों की जान यहाँ पर चली गई और जो बुधवार की शाम जो आफत बरसी थी प्रदेश पर, तो उसके तहत क्योंकि जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था कि कहीं हो सकता है कहीं मैनेजमेंट थोड़ी सी चूक कहीं रह गई, लेकिन लगता नहीं कि इस बार उस तरह की कोई चूक रहेगी क्योंकि पहले अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, अब तमाम जिला कलेक्टर्स को मुस्तैद किया गया। मुख्यमंत्री खुद लगातार इस मामले को मॉनिटरिंग कर रही थी, तमाम मंत्रियों को इस मामले में लगाया गया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी पूरी तरह से तैयारियां की हैं कि पर्टिकुलर किन इलाकों में ज़्यादा इस प्रकार की अंधड़ और बारिश हो सकती है, उन इलाकों को विशेष मुस्तैद रहने को कहा गया है और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की स्थिति बनती है तो किस प्रकार से निपटा जाए उसके निर्देश जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए हैं। साथ ही लोगों के लिए भी हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के हालात जब बने तब क्या। सौरभ, लोगों को भी यहाँ पर सतर्क किया गया है कि जो ये तारीखें मौसम विभाग ने बताई है, चाहे वो 7, 8 या आने वाले जो 2 दिन हैं उनमें इस दौरान कुछ ऐसी आफत देखने को मिल सकती है, तो वो भी सतर्क रहे। और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 7 मई से बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगी। सीएम राजे के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने 5 और 6 मई को सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही बिना विभागीय अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी पदाधिकारी भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में लगे हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री राजे शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी। वसुंधरा सरकार ने 13 सर्किल और 28 नए थानों को मंजूरी दी है और इसके अलावा 26 पुलिस चौकियां खोलने की भी मंजूरी मिली है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और भी चुस्त दुरुस्त होगा। तो अलवर के नीमराणा में नया सर्किल बनेगा। अजमेर के किशनगढ़ ग्रामीण में भी नया सर्किल बनाया जाएगा। वहीं भीलवाड़ा का कोटरी भी नया पुलिस सर्किल बनेगा। अलवर के नीमराणा में यह नया सर्किल बनाया तो नए पुलिस सर्किल और स्टेशन यहां पर खोले जाएंगे ताकि प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे और दुरुस्त किया जा सके। हनुमानगढ़ के भादरा में भी नए पुलिस सर्किल होंगे। भरतपुर के नगर, झालावाड़ के पिड़ावा में भी नए पुलिस सर्किल खोले जाएंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ में नया सर्किल ऑफिस खोला जाएगा। साथ ही सिरोही के पिंडवाड़ा, बाड़मेर के बायतू में भी सर्किल को मंजूरी मिली है। उदयपुर के मावली, कोटा में वृत्त 5 सर्किल को भी मंजूरी दी गई है। जयपुर कमिश्नरेट में नया साइबर थाना खुलेगा, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं जयपुर ग्रामीण के सरुंड में भी थाने को मंजूरी मिली है। भरतपुर रेंज में 4 थानों और 6 पुलिस चौकियों को मंजूरी दी गई है।
वहीं लखनपुर, भरतपुर, वहीं बाड़ी सदर और धौलपुर में भी नई चौकियों के लिए मंजूरी दी गई है। नई मंडी, हिंडौन, करौली और उरई मोड़, सवाई माधोपुर में भी थाने को मंजूरी दी गई है। चलिए बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। प्रदेश में बजरी खनन पर सुप्रीम रोक जारी रहेगी। अभी तक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दस्तावेज दाखिल नहीं किए हैं, इसलिए आज की सुनवाई टाल दी गई। अब अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। बजरी खनन पर अभी भी रोक जारी रहेगी। जुलाई के पहले हफ्ते में अब अगली सुनवाई होगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो दस्तावेज मांगे गए थे वो दाखिल नहीं किए और ये सुनवाई टली है। बजरी खनन पर अब भी राहत नहीं मिल पाई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर प्रदेशाध्यक्ष के चयन को लेकर तंज कसती रहती है, जिस पर आज गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, न कि दूसरों की चिंता करनी चाहिए। कटारिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव में पूरी कांग्रेस को धराशायी करने की क्षमता रखते हैं। कि उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, उनको दूसरों की चिंता से वो क्यों दुबले हो रहे हैं। उनको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी कुछ कमजोरी है तो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनके सारे मंसूबों को देश का प्रधानमंत्री इतना गजब मजबूत है कि अच्छे अच्छे को अकेला ही लूट किनारे कर देगा, इतना मुझे दम लगता है। और जिस ढंग से वो काम करता है और जिस ढंग से नीतियाँ ला रहा है, मैं सोचता हूँ किसी पार्टी के पास आने वाले 2 महीने के बाद कोई जवाब नहीं होगा। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम राज्य के नेतृत्व में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ से खुद को बाहर बताया। सिर्फ छोटी साड़ी का ही मैटर नहीं है, राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र जो टीएसपी क्षेत्र से वंचित। छोटी साड़ी उसमें सबसे मुख्य था क्योंकि पूरी पंचायत समिति थी और इस टीएसपी नहीं होने की वजह से प्रतापगढ़ जिले में छोटी साड़ी शामिल होने के बावजूद भी टीएसपी का लाभ छोटी साड़ी को नहीं मिलता। अब यहाँ के आदिवासी लोगों को नौकरियों का लाभ भी मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा, जनरल को भी मिलेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और वापस वसुंधरा के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष में चुनावी साल है, लिहाजा प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी भी एक्शन में है। यही वजह है कि आज सैनी ने पशु चिकित्सा जैविक सेंटर और पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और काम में कोताही और लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों को एपीओ करने के निर्देश दे डाले। तो वहीं एक जांच कमेटी का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। कि रिपोर्ट देखिए। 2 साल से सफाई, इसकी सफाई का 2 साल से नहीं है। सफाई पानी पीने का काम है 2 महीने में करते हो, एक बार 3 महीने में, आधा घंटे में करते जोर से मत करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो। है कितने % है? चुनाव नजदीक है तो मंत्री जी भी फुल एक्शन में है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी औचक निरीक्षण के लिए निकले। 5 स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचकर हाजिरी से लेकर साफ सफाई का पूरा निरीक्षण किया। स्टोर रूम से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक, वाटर कूलर से लेकर पार्किंग स्पेस तक हर जगह साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सालय के उप निदेशक राजेश शर्मा को एपीओ करने के निर्देश भी जारी किए। इसके बाद मंत्री बिना किसी सूचना के जामडोली स्थित पशु चिकित्सा जैविक सेंटर पहुंचे। वहां भी मंत्री सैनी ने हाजिरी रजिस्टर को चेक किया। लैब में गंदगी देखकर वहां भी बरसे और सेंटर की एडिशनल डायरेक्टर सरिता यादव और उप निदेशक रमेश गुप्ता को एपीओ करने के निर्देश दिए। 4 महीनों से वैक्सीन निर्माण का काम विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की उदासीन से नहीं हुआ है। जो ही मेरे को इसकी शिकायत मिली थी, मैंने इसको गंभीरता से लिया है। किसी भी सूरत में किसी भी कर्मचारी की जिसकी उदासीनता रही है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे और हम लोगों ने जांच होने तक इन कर्मचारियों को एपीओ करने का काम आज हमने किया है। दरअसल दिसंबर महीने के बाद से इस जैविक सेंटर में वैक्सीन तक नहीं बनाया गया, जिसकी शिकायत के बाद मंत्री सेंटर में पहुंचे थे। जैविक सेंटर का हाल देख मंत्री प्रभुलाल सैनी ने 15 दिन में
पूरे मामले की जांच एक कमेटी से कराने के आदेश दिए। इसके लिए ACS एनिमल हस्बेंड्री को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो एक टीम गठित करके 15 दिवस के अंतर्गत इसकी जांच कर लें। जांच करने के बाद जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी पाए जाते हैं उनके खिलाफ CCA नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करेंगे। जाहिर है मौसम चुनावी है, लेकिन जरूरत ऐसे ही औचक निरीक्षण की है ताकि विभाग में व्याप्त अव्यवस्था से मंत्री जी भी वाकिफ हो सकें। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 जयपुर। आप सभी का स्वागत है। हज यात्रा 2018 को लेकर तैयारियां जारी है। जायरीन बेहद खुश हैं, लेकिन इस खुशी के बीच जायरीनों के लिए खबर ये भी है कि अब इन्हें हज यात्रा के लिए ज्यादा मूल्य चुकाना होगा। हालांकि हज कमेटी ने इस बार दूसरी किस्त में बढ़ी हुई दरों के साथ अलग अलग कैटेगरी में पूरी लिस्ट जारी करती है। हज यात्रा 2018 इस साल से हुई महंगी। पिछले साल से 20,000 तक महंगी हुई यात्रा। 23 मई तक जमा करानी है दूसरी किस्त। कुर्बानी की रकम 8,000 अलग से होगी जमा। हज यात्रा की तैयारी कर रहे चयनित हज यात्रियों को पिछले साल के मुकाबले इस साल हज यात्रा पर ज्यादा खर्च करना होगा। पहले साल ग्रीन कैटेगरी में प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को करीब 2,39,000 रुपए जमा कराए गए थे, जबकि इस साल ग्रीन कैटेगरी का खर्च 2,58,000 से ज्यादा आएगा। बता दें कि इस साल हज यात्रियों को 2,24,000 रुपए चुकाने होंगे। अजीजिया में तकरीबन 22 से 25,000 रुपये का फ़र्क आ गया और ये हमारे लिए एक बहुत ही नुकसानदायक बात है कि हमारे हर साल 15-20 हज़ार रुपया बढ़ाना मामूली खेल समझ लिया है। हालांकि इस साल जिन लोगों का चयन मक्का और मदीना में रुबात के लिए हो गया है, उन्हें हज के लिए दूसरों के मुकाबले कम खर्च करना होगा। 5,265 जो हाजी हैं वो इस बार जाएंगे और गत वर्षों की तरह ही जो जितनी भी तैयारियां हैं उनको हम चेयरमैन पठान साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश के अंदर। और सारी की सारी हमारी जो पूर्व तैयारी है हम उसको प्लान A, प्लान B यानी हर परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए उसके अनुरूप जो है वो प्लान किया जा रहा है। बहरहाल हज यात्री यहाँ एक तरफ मक्का मदीना में रुबात की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं हज कमेटी ने यात्रा की दूसरी किश्त में पैसा बढ़ाकर यात्रियों के लिए मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। रोडवेज जो बीते कई सालों से इस बात को लेकर चर्चाओं में है कि ये घाटे का सौदा है और घाटा भी साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये बंद होने की दहलीज तक पहुंच गई है। इसकी वजह भी कई बताई जा रही हैं, लेकिन दम तोड़ते राज्य पथ परिवहन निगम को कैसे हर रोज उसी के कर्मचारी चूना लगा रहे हैं, जरा देखिए। रोडवेज में चल रहा ये कैसा खेल, टिकटों के मायाजाल में सरकार को चूना, पर्ची के खेल में कंडक्टर की चांदी। जी हां, बिल्कुल, रोडवेज में साल दर साल बढ़ते घाटे से उबरने और टिकटों की हेराफेरी के खेल को रोकने के लिए परिचालकों को ETM मशीन थमाई गई, लेकिन अब ये परिचालक मशीन से ही नया गेम खेल रहे हैं और इस गेम से चांदी कूट रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम को जब इस खेल की खबर लगी तो हमारी टीम निकल पड़ी इस काले धंधे का पर्दाफाश करने। टीम ने कई रूटों पर बस में सफर किया और आखिरकार परिचालकों की ये करतूत हमारे कैमरे में कैद हो गई। गांव वाली जो बसें हैं, लोकल जो ग्रामीण बसों में उनमें होता है, अभी भी होता है। लोकल ग्रामीण की बसों में अभी भी होता है। तस्वीरें कोटा बस डिपो की हैं। कंडक्टर ETM मशीन से टिकट काट रहा है, लेकिन अचानक टिकट के बजाय मशीन से कागज की लंबी सफेद पर्ची निकली और उसी को टिकट बनाकर बस में सफर कर रहे यात्रियों को थमा दिया जाता है। शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में चलने वाली बसों में हर रोज ये खेल खेला जा रहा है। हमने अपने खुफिया कैमरे की मदद से परिचालकों से भी सच उगलवाने की कोशिश की तो हमारा शक सबूत के साथ यकीन में बदल गया।
गांव वाली जो बसें हैं, हाँ, लोकल जो ग्रामीण बसों में उनमें होता है, अभी भी होता है। लोकल ग्रामीण की बसों में अभी भी होता है। कोटा डिपो से करीब 120 से अधिक बसों का संचालन कोटा डिपो से किया जाता है। पिछले 14 साल में रोडवेज का घाटा 37.62 करोड़ से बढ़कर 1634 करोड़ पर पहुंच गया है। इस घाटे पर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपना अपना बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ये घाटे के जिम्मेदार कौन हैं। सहयोगी सचिन ओझा और मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस खबर को चलाने के बाद रोडवेज प्रबंधन ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस काले कारोबार के बारे में पता लगने के बाद अधिकारी खुद आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे फंक्शन मशीन में उपलब्ध है जिनसे प्रिंट आउट निकल जाता है, टिकट डिटेल भी निकलती है, स्टेटस रिपोर्ट भी निकलती है। ये निकल सकती है लेकिन फर्जी टिकट नहीं निकल सकती। मशीनें बेसिकली तो यात्रियों की सुविधा और परिचालकों की सुविधा के लिए लगाई गई थी, पर देखो मशीन है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर आपके सामने ऐसा कोई मैटर आया तो उसकी जांच की जाएगी।